नमस्कार दोस्तों। हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले मैं एक सीरीज़ चलाता हूं जिसमें बताता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कौन सी ट्रिक कहां पर काम आती है, किसी लाइन में कहां पर यूपीएससी की चाल हो सकती है जिसे आपको समझना है, कहां पर अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है, किस तरह से आप उन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। 2025 प्रीलिम्स से पहले मैंने कुछ ही वीडियोस बनाई थी। बाद में मैंने आपको बाकायदा क्वेश्चंस भी दिखाए कि देखिए ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे कि इस तरह से पूछे जा सकते हैं, यहाँ चाल हो सकती है। बहुत सारे दोस्तों ने उसी के दम पे क्वालिफाई किया, बहुत सारे मैसेज आए। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं फिर से इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ और इस बार थोड़ा इसका विस्तार ज़्यादा कर दिया है मैंने। पिछले 15 वर्षों के उन हर तरह के प्रश्नों को लूँगा जो आपके लिए ज़रूरी है। जो नया पैटर्न है वो कैसे इसमें निहित है ये भी आप देखेंगे। ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा मैं समय लेके एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इसको गंभीरता से क्यों लें। मैं अपना एग्जांपल देना चाहता हूँ, शायद मैंने पहले बताया होगा लेकिन फिर से एक बात बता देता हूँ। शुरू शुरू में आप जानते हैं जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत एनर्जी होती है, ऐसा लगता है कि हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। मैं भी वैसे ही था, मैं अपवाद नहीं था। मैं भी एग्ज़ाम से पहले ऐसे ही फ़ोन करके दोस्तों को या घर पे बता रहा हूँ कि इस बार तो मेरा हो ही जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस होता था। वो अलग बात है कि आगे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद क्या होता था वो बड़ी भयानक सीन है। खैर, तो ओवर कॉन्फिडेंस होता था और मैं सोचता था कि यार जिनका 50% आ जा रहा है लगभग वो श्योर हैं कि उनका हो जाएगा। मतलब माइनस मार्किंग हटा के 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं जीएस में तो पक्का हो जा रहा है। तो ये इतनी मूर्खता कैसे हो जाती है कि 100 में से घट के किसी का 45 पे आ जा रहा है, किसी का 40 पे आ जा रहा है। ये लोग पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, मूर्ख लोग हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। बस टाइम पास कर रहे हैं, आके बस गए हैं इलाहाबाद में, दिल्ली में, और लग रहा है कि पढ़ाई कर रहे हैं। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये मेरी सोच थी जब मैं नया नया आया था। अब मैं अपनी पढ़ाई के दम पे मेहनत कर रहा हूँ। शुरू के 2 अटेम्प्ट्स मैं इसी मानसिकता के साथ खूब मेहनत करके एग्ज़ाम मैंने दिया और फेल हो गया दोनों में। उसके बाद से जो बाहर से जो बेइज्जती होनी है कोई कहता नहीं है, जो लोग हमसे प्रेम करते हैं वो जताते नहीं है कि तुम तो बहुत डिंग हाँक रहे थे, क्या हुआ। लेकिन अंदर से जो ग्लानि होती है, जो अपने बारे में सोच के जो शर्म आती है कि ये हम क्या कर रहे थे, तो ये 2 बार लगातार हुआ मेरे साथ। फिर मुझे लगा कि जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले रहे हैं, जो अनुभवी शिक्षक हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि पीवाईक्यू देखो, वो मूर्ख तो नहीं है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि पीवाईक्यू के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि कोई बताता नहीं कि पीवाईक्यू को देखना कैसे है। और सच्चाई तो ये है कि कोई बता के कुछ कर भी नहीं पाएगा। वो हमारे ही ऊपर होता है कि हम उस प्रश्न को किस तरीके से समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग तो पीवाईक्यू का मतलब ये समझते हैं कि क्वेश्चन पेपर देखा, उसको हल कर लिया 1-2 बार और हमारा काम हो गया। तो वही बात है कि हम किस तरह से देखते हैं। फ़िलहाल मेरी सोच बदली, उसके बाद से मैंने पीवाईक्यू देखना शुरू किया। ज़्यादा से ज़्यादा पुराने क्वेश्चन से लेकर के सब मैंने देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। उसमें एक पैटर्न दिखा। आपको लग रहा होगा कि मैं फालतू की कहानी सुना रहा हूँ, इसमें अगर सच में आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं तो इसमें एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आगे मैं इसमें बताने वाला हूँ वहाँ शायद ना मिले। पैटर्न दिखा मुझे। मुझे ये समझ में आने लगा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में यूपीएससी जो क्वेश्चंस बना रही है उसमें एक लय है, एक क्या कह सकते हैं लयबद्धता है, एक ऐसी रेखा है जो हर प्रश्न से होकर गुजर रही है। यानी कि इतिहास में जो तथ्य पूछे जा रहे हैं वो एक खास पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस इकोनॉमी के आ रहे हैं वो एक खास पैटर्न में आ रहा है, और उसमें भी यूपीएससी जो ट्रिक लगा रही है, जहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही है, वो भी लगभग एक जैसे हैं। कथन बदल रहे हैं, ऑप्शंस अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, लेकिन जो बातें हैं, जो यूपीएससी की भाषा है, वो लगभग एक जैसी चल रही है। भाषा से मतलब ये शब्द नहीं, वो जो जिस तरीके से बात कही जा रही है वो, ये धीरे धीरे समझ में आने लगा। फिर उसके बाद से मैंने मेहनत की, फिर प्रीलिम्स निकला, मज़ा आया। वो अलग बात है, अलग कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। उसके बाद से मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, इसी को मैंने आधार बनाया। इसी के आधार पर मैं तभी से लगातार 4 सालों से मैं आपको सिर्फ टॉप 300 टॉपिक्स पढ़ाता हूँ।
डंके की चोट पर मैं आपको सबूत दिखाता हूँ कि देखिए सिर्फ इतना ही पढ़ना था, ये स्क्रीनशॉट रहा, इसी पे आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे। ये वहीं से आया था। ये बाद में पढ़ाने के दौरान नहीं सीखा मैंने कि ऐसा कुछ करना चाहिए, चलो ये करते हैं, ऐसा नहीं, उसी से आया था। क्योंकि मैंने खुद यही किया था, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ के थक गया था, बहुत सारी मेरे पास किताबें थी। आप कल्पना कर सकते हैं, लगभग 7-8 बोरी किताबें मैंने बेची हैं, और उसके बाद तो अभी भी है लेकिन मैंने सब बेच दी। बहुत सारी किताबें थी, सब मैंने हटा दिया, सब फेंक दिया कि बकवास की बात है, इसमें बहुत झंझट है। तो मुझे समझ में आया कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और इन टॉपिक्स के अलावा कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके बिना यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकल सकता था। मेरा भी नहीं निकल सकता था, आपका भी नहीं निकलेगा, ये ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के साथ टॉप 300 पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ ये ट्रिक्स, ये बातें दिमाग में बैठा लीजिए, अपने खून में शामिल कर लीजिए। यूपीएससी का पेपर देखते समय आपको इसके बारे में सोचना ना पड़े। ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके अंदर, इस हद तक आपको ये समझना है। ठीक है, ये सारी भूमिका मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप जान सकें, महसूस कर सकें कि यार बार बार फेल होने से बढ़िया है कि एक बार सही रास्ता पकड़ लें और एक ही बार में निकल जाएं। मेरे जैसे आप 2 बार लगातार फेल होकर बेइज्जती झेलें, समय बर्बाद करें, ये मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो बहुत भूमिका बड़ी लंबी हो गई, 6 मिनट तक बातें हो गई, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हुआ मैं क्या कहना चाह रहा था। अब वापस आते हैं। आज पहली क्लास है और मैंने अपने आप में ये कठिन प्रश्न है इसे लिया है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे समझेंगे, कैसे हल करेंगे। इस प्रश्न के पैटर्न को आप देखें तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलग अलग विषयों में। ये साइंस का भी हो सकता है, हिस्ट्री का भी हो सकता है, इकोनॉमी का भी हो सकता है। ऊपर एक लाइन दी जाती है जिसमें एक बात कही जाती है, जिसमें एक कीवर्ड होता है। यूपीएससी के पैटर्न में ये एक खास बात होती है इस तरह के प्रश्नों में। उसके बाद से 2 प्रश्न, 2 कथन या 3 कथन या 4 कथन दिए जा सकते हैं, ये कथन बदल सकते हैं। इसके बाद 2023 से ये आया है। 2022 में 5-6 प्रश्न आए थे। उस समय मैंने कहा था कि 23 में बहुत सारे लोगों को ये भ्रम था कि यार ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो बड़ा कठिन है। बहुत वाकई ये बहुत कठिन था, लेकिन अभी तो इसका भी मैंने निकाल लिया है उपाय। पिछले साल बताया था, बहुत सारे दोस्तों ने उसके आधार पे हल किया। तो ये पैटर्न आया है, खतरनाक है, क्योंकि इसमें लिखा गया है केवल एक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक का मतलब ये कथन, नहीं नहीं नहीं, वो उस तरह से लिखा जाता है कि केवल एक का मतलब यहाँ पर एक मतलब एक लिखा रहे तब आप समझिए इसकी बात हो रही है, 2 लिखा रहे तब समझिए इसकी बात हो रही है। लेकिन इस तरह से लिख दिया केवल 2, इसका मतलब इन चारों में से कोई भी 2 हो सकते हैं। बहुत सारे लोग यूपीएससी बार बार दे रहे हैं, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है। सच में नहीं समझ में आता कि केवल 2 का क्या मतलब है, कि ये पहला और दूसरा, ऐसा नहीं होता। तो ये एक पैटर्न, ये बेसिक बातें हैं। ये मैं इस बात को ध्यान में रख के चल रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नहीं समझा है। अगर आप स्मार्ट हैं, तुरंत आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, शाबाश। लेकिन उनका क्या, जो इसी में फंस रहे हों, जो लोग यही नहीं समझ पाएंगे वो आगे की बात क्या समझेंगे, इसलिए मैंने बताया। तो ये हो गया ऊपर से देखने पर प्रश्न कैसा दिखता है। इस लेवल पे कई बार गलतियाँ होती हैं। अभी अंदर की बात तो दूर की बात है, बहुत सारे लोग कूद जाते हैं, लगते हैं पढ़ने इसको, आज आज जो है इसको सही उत्तर तक पहुंचा ही देंगे, कुछ नहीं होता। सबसे पहले आप 2 बातें यहाँ ध्यान दीजिए कि ऊपर से जब प्रश्न को देखते हैं, इस तरह का पैटर्न हो या फिर अगला पैटर्न हम दिखाएंगे बाद में इसी सीरीज़ में, उसमें देखिए कि इसमें कीवर्ड क्या है, किस बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन अभी मैं पढ़ूंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, कॉमन सेंस भी बताऊंगा, तो इत्मीनान से समझिए। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ देखनी होती है, कथन अभी पढ़ना अनिवार्य नहीं है। कई बार ये पढ़ते पढ़ते आके इसको हम भूल जाते हैं कि यहाँ क्या लिखा था, क्या पूछा गया है, कथन सही है कि गलत है। अक्सर ये गलती होती है, हमें प्रश्न आ रहा होता है, हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया कि पूछा क्या गया है, सही है कि गलत है, क्या है, हमें नहीं पता है। फिर यहाँ पे लिख दिया कौन सा कथन गलत है, हम सही के आधार पे सोच रहे हैं, कुछ भी करेंगे हम गलत ही करेंगे। ये 2 चीज़ें आपने कर ली पहली नज़र में। अब आते हैं कथनों पर। इसको देख के क्या लग रहा है, किस विषय का ये है? इन्वायरमेंट का है, इसमें क्या ज़्यादा सोचना है।
पूछा गया है कि यदि एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को सामुदायिक प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इस पे, क्वेश्चन ये 2023 का क्वेश्चन है। उसके पहले बहुत सारे ऐसे जंगल, ऐसे क्षेत्र चर्चा में थे, अभी भी लगातार चर्चा में रहते हैं, जो समुदायों द्वारा संरक्षित किए गए थे। बहुत राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, हर स्टेट में इस तरह के कुछ जगह दिख जाएंगे, जंगल दिख जाएंगे, जो वहाँ के आसपास लोग ही उसे संरक्षित करते हैं। सरकार क्या करती है कि उन क्षेत्रों को जो नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे संरक्षित किया है, वहाँ के वन्य जीवों को संरक्षित किया है, तो उसे सामुदायिक प्रारक्षित क्षेत्र घोषित कर देती है, कम्युनिटी रिजर्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब कह दिया, कथन कह रहा है कि इसको घोषित कर देती है तो क्या होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह के कथनों में इसको पढ़ के सारा ध्यान यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पर फिल्टर हो जाता है। प्रश्न फिल्टर का काम करता है। फिल्टर ये लग गया है कि अगर आपने इस चीज़ पे थोड़ा वक्त नहीं लगाया, 2-4 सेकंड रुक के नहीं सोचा है, तो आप यहाँ पर भटकेंगे और आप यहाँ तथ्य, इसी में दिक्कत होती है, आप तथ्य याद करने की कोशिश करेंगे, अपने आप से सवाल पूछेंगे कि इसे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो याद क्यों नहीं आ रहा है, यार ये बात थी कि नहीं थी। जब आप इस पर ध्यान देंगे ना, तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपका दिमाग वो चीज़ें देखने लग जाएगा जो आप नॉर्मली नहीं देख पाते, इसमें डूब जाते। तो आप अपने आप से पूछिए, सामान्य तौर पर पूछना नहीं, ऐसा नहीं है कि रुक के आप गाल पे हाथ रख दिया, अच्छा इसका मतलब क्या, थोड़ा सा ठहरेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, अपने आप से पूछेंगे कि यह सामुदायिक प्रारक्षित कोई इंप्रेशन बन रहा है दिमाग में। जैसे मैंने बताया, इसमें इसमें साफ साफ लिखा है कि समुदाय द्वारा प्रारक्षित, और उस समय आप एग्ज़ाम दे रहे होते तो 1 साल पहले के करंट अफेयर में आपने बार बार ये चीज़ें देखी होती, तो आपको इतना तो आइडिया आ जाएगा। नॉर्मली 100 में से कोई भी गंभीर व्यक्ति है, तैयारी कर रहा है, 100 में से लगभग 80-85 प्रश्नों के बारे में वो पहले से कुछ न कुछ सुन के आया है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है। यहाँ दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप आइडिया लगा लेंगे कि हाँ, प्रारक्षित समुदाय द्वारा आरक्षित क्षेत्र, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक, अब इस तरह के कथनों में मैं लगातार चारों पढ़ देता हूँ, तब आपको अंदाजा होगा कि ये कितना कठिन प्रश्न हो सकता है। लिखा है, राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। अब दिमाग चलना लगेगा, चलने लगेगा कि यार ये हो सकता कि नहीं, ये राज्य का वन्य जीव वार्डन का क्या काम है, इसमें है कि नहीं है। बहुत सारे लोग इसी में फंस जाते हैं, जो तथ्यों के आधार पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं वो इसमें फंसेंगे, यहीं रुक के सोचेंगे कि क्या है, सही है कि गलत है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। 4 कथन दिए गए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिमाग भयंकर तरीके से कंफ्यूज हो जाएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सच में नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपने पढ़ा है तब तो मैं कुछ बताऊँगा ही नहीं। हाँ, आपने पढ़ा है ना, आपको ये पता है ये सही होगा गलत होगा, तो चलिए आगे बढ़िए। मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि सामुदायिक प्रारक्षित, अगर पढ़ रहे ईमानदारी से तो इतना तो पता होगा कि ऐसा कुछ होता है कि समुदाय द्वारा इसको आरक्षित किया गया है। लोग, जैसे गांव में नॉर्मली आप कहीं भी रह रहे होंगे तो एक सामान्य सा नियम गांव के लोगों ने बना रखा है कि पीपल की लकड़ी नहीं जलाई जाती, उसकी डाली नहीं काटी जाती। अब अलग अलग प्रथाएं उससे जोड़ दी गई हैं, लेकिन संरक्षण है। नीम नहीं काटा जाता, देवता का निवास है, या जो भी है, इतना थोड़ा बहुत जानते हैं। तो जब आप ये बात जानते हैं तो सबसे खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जिस कथन में आप कंफ्यूज हैं, ये टाइम सेविंग मशीन बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत सारे लोग अपना समय यहीं पे बर्बाद करते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ तो शायद आप मेरी क्लास गलती से देख रहे हैं। मैं ऐसे ही समय लेके समझाता हूँ ताकि एक बार समझ में आ जाए तो ज़िंदगी में दोबारा यहाँ मुड़ के आने की ज़रूरत ना पड़े। वो काम ऐसा अंदर तक ऐसे बैठ जाए आपके दिमाग में वो कंसेप्ट कि कभी ना भूले। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ऐसे कथन कंफ्यूज कर रहे हो, जहाँ पर तथ्य की डिमांड है और आपको पता नहीं है, तुरंत उस कथन को छोड़िए। इसके बारे में कोई विचार नहीं करना है, छोड़िए इसे। धीरे धीरे दिमाग खुलेगा। भाई मुख्य जी, ये मान लेते हैं मैं भी नहीं जानता, मैंने तो अभी पढ़ लिया है, मुझे इसका आंसर पता है, लेकिन मान लेते हैं मैं नहीं जानता, तो मैं इस पर सोचता कि मुख्य वन जीव वार्डन जो है ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है कि नहीं बनता है, मैं सोचता।
पढ़ा है नहीं, याद नहीं आ रहा, आप क्या करें, छोड़ देते हैं। हम इसके बारे में कोई जजमेंट नहीं करेंगे, ये सही है कि गलत है पता नहीं क्या है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। यूपीएससी एक तरफ जहाँ कठिन बातें लिखती है, वहीं पर आपको आसान कथन भी देती है कि अगर आपका दिमाग पैनिक में नहीं आया है तो आप इसे पकड़ लेंगे। आपने, मैंने कहा इसे हाईलाइट करिए, थोड़ा सोचिए। आपने पहले ही सोच लिया है कि भाई लोगों द्वारा संरक्षित की गई है तो लोग शिकार क्यों करने देंगे, और अगर शिकार हो रहा है तो लोगों के द्वारा संरक्षित कैसे है। समझ रहे हैं, ये तो फिर एक दूसरे के विपरीत बातें हो गई। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई ऐसे क्षेत्र का मतलब ही ये है कि वहाँ पे लोगों ने संरक्षित कर रखा, वहाँ के जीव जंतुओं को नहीं मारना है, संरक्षित रखना है, तो शिकार की अनुमति नहीं होगी। और ख़ास तौर से अब तो सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। ठीक है, अभी बताएंगे इसमें थोड़ा और अधिसूचना के बाद क्या होता है तो और क्लियर हो जाएगा। तो शिकार की अनुमति तो नहीं होगी, इसमें आप 100% श्योर हो सकते हैं कि ये बात तो सही है। अच्छा, इस कथन को पढ़िए। ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। आप जानते हैं यहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा सकता है कि अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई कर ली है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर इसको भूल गए तो और ज़्यादा हो सकते हैं। नॉर्मली ऐसा है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, जैसे नेशनल पार्क है, उसका जो कोर एरिया है उसमें गतिविधियाँ बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, बहुत कम गतिविधियाँ आप कर सकते हैं। और सब एक साथ जब मिक्स हो जाता है तो यहाँ पर वो भी आ जाता है। जब आप भूल जाएंगे कि किसकी बात हो रही है तो ये आपको सही लगने लग सकता है। ठीक है, मतलब ये लग सकता है कि ये अनुमति नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड लग सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि गैर इमारती लकड़ी, और ये भी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं सरकार जो है पेड़ काटने को इजाज़त नहीं देती, वो अलग बात है कि रास्ते के किनारे पेड़ सारी खुद कटवाएगी, वो अलग बात है। लेकिन जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती। लेकिन मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, आप जानते हैं कि समुदाय ने संरक्षित किया है। और गैर इमारती लकड़ी का मतलब ये हुआ कि जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ऐसी लकड़ी जिसको आप इस उद्देश्य से नहीं काट रहे हैं कि इसको फिर अब इसका पटरा बनवाएंगे, घर में लगवाएंगे, दरवाज़ा लगवाएंगे, ऐसे नहीं, नॉर्मल यूज़ के लिए, जलाने के लिए, इस तरह से। तो गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद, भाई वन में आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, उसमें जो फल लगेंगे तो लोग लेके आएंगे। भाई लोग आपसी सहमति से उसका संरक्षण कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को जो नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं वनों को, वन्य जीवों को, उनका तो इस्तेमाल वो करेंगे, करते आए हैं परंपरागत रूप से। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को भी आप आसानी से कह सकते हैं कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये आप समझ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप फंस सकते हैं, और यहाँ मैं उम्मीद आपसे नहीं कर रहा हूँ कि आप क्यों नहीं जान रहे थे। यहाँ जैसे जो तर्क मैंने यहाँ पर दिया था उसी तर्क से आप यहाँ फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपने टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कुछ बातें याद भी आएंगी। मेरी बातें तो अभी शामिल हो ही रही हैं। इसमें लिखा है कि ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। ये एक बड़ी बात है। बड़ी बात मतलब एक अम्ब्रेला टर्म हो गया, इसके अंदर कई सारी बातें हो सकती हैं कि पारंपरिक कृषि का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं कृषि के कई प्रकार हैं, अगर आपने भूगोल पढ़ा है तो। जो धान गेहूँ बो रहे हैं उसके अलावा भी खेती होती है, पेड़ पौधे लगाते हैं, वो भी वानिकी खेती के तहत आ जाती है। तो पारंपरिक खेती में तो वन लगाना भी शामिल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसी पारंपरिक खेती में जो झूम खेती होती है वो भी शामिल है, जिसमें क्या होता है कि वन का एक हिस्सा जला दिया, आग लगा दी, वहाँ पर जगह खाली हो गई, वहाँ पर क्या किया, फिर कुछ 1-2 साल तक कुछ बोया, इस जगह को छोड़ के फिर कहीं और आग लगा दिए। तो जहाँ पे संरक्षण किया गया है, बाकायदा सरकार ने उसे अधिसूचित कर दिया है, तो यहाँ पर अब ये काम तो नहीं होगा। भाई आप संरक्षित भी कर रहे हैं, जंगल में आग भी लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये दोनों, तो यहाँ पर ये पारंपरिक खेती में अगर आपने झूम खेती, स्थानांतरित खेती के बारे में नहीं सोचा तो आपको ये बहुत सिंपल सी बात लगेगी कि हाँ यार ये पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं तो होना चाहिए, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसी में जब आप ये जंगल में आग लगा के खेती करने वाली बात सोचेंगे, अलग अलग नाम है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, पीसीएस में भी पूछा गया है
कि देश के किस हिस्से में क्या नाम दिया जाता है, दुनिया के किस हिस्से में क्या नाम दिया जाता है, वो अलग तथ्य फैक्ट बुक वाली जो सीरीज़ मिलेगी पीसीएस वाले में, वो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसके आधार पर आप गेस कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये बात ठीक है। अब हम आते हैं इस कथन पे जिसको हमने छोड़ दिया था। अरे हाँ, ठीक है मतलब क्या, ये कथन गलत है, क्योंकि जिस चीज़ को आप संरक्षित कर रहे हैं उसमें आप पारंपरिक खेती करेंगे तो एक तरह से नुकसान होगा। हालांकि मेंस के लिए पढ़ेंगे तो कुछ फ़ायदे आप गिना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नुकसान ज़्यादा होता है। आज के समय में नुकसान ज़्यादा है इसका, ठीक है, क्योंकि कई बार आग लगा दिया, वो अनियंत्रित हो गई, लंबे दूर तक वो आग चली गई है, तो ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। तो ये तो ठीक नहीं है, उसके जीव जंतु मर जाएंगे। तो ये कथन गलत हो गया, इसमें कन्फ्यूजन थी। इस कथन को आप तब सही कर पाएंगे, अब 100% तो वो लग नहीं सकता, इसमें 50%, कभी कभी 100% भी काम करता है ट्रिक, लेकिन कभी कभी 75%, 50% पे मामला सिमटता है। आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, या जो आपने पढ़ा हुआ है वो याद करना पड़ता है। फिर भी यहाँ पर मैं आपको, अब इत्मीनान से बात कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन पर हम 21 मिनट तक बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। अब आज टेंशन मत लीजिए, अगली 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 वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है, वो उसका कंट्रोलर बन जाता है। थोड़ा सा सोचिए कि जिस जगह को समुदाय ने संरक्षित किया है, उस जगह को सिर्फ अधिसूचित कर देने मात्र से सरकार का कोई अधिकारी उस पर नियंत्रण नहीं कर लेगा। यानी कि वो नहीं बताएगा कि इसमें किस उत्पाद का कैसे इस्तेमाल करना है। उसका रोल है, उस तरह का कुछ रोल है, लेकिन वो नियंत्रक नहीं बन जाएगा। इसमें एक तथ्य मैं आपको बता देता हूँ, एक कमेटी बनती है, उस कमेटी में, उस समिति में स्थानीय लोग भी होते हैं, आपस में मिल के चर्चा करके नियम बनाते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये थोड़ा सा आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा और उस समय आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बात फिर से बता देता हूँ कि ये सब इत्मीनान से करने वाली बातें हैं, इनको पहले ही कर लिया जाना चाहिए। एग्ज़ाम के समय पे आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक तो लगेगा कि यार जल्दी फालतू का समय बर्बाद हो रहा है, ऊपर से आप वो बात समझ में नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मैंने बात बताई, कुछ याद आया, कुछ मैंने समझाया, तो ये कथन गलत हो जाएगा, बचे दो, ये दोनों सही है, उसके आधार पर ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से डिस्कस कर लिया। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन में 5 मिनट 6 मिनट लग जाए, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी क्वेश्चन में समय घटाने की कोशिश करूँगा। मेरा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना कभी नहीं रहा है। मैं हमेशा ये महसूस करता हूँ कि अगर मैं खुद तैयारी कर रहा होता और मुझे ये बातें नहीं समझ में आती तो मैं खुद को क्या समझाता, कितना समय देना चाहता। तो एक छोटे भाई बहन दोस्त जो भी समझिए, उनको समझाना हो तो मैं पूरा समय लेके इत्मीनान से समझाऊंगा कि बस आप सफल हो जाएं, उसके लिए चाहे मुझे कितना भी बोलना पड़े, कोई बात नहीं, ठीक है। तो खैर ये बात है। एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा टॉप 300 के बारे में। अब मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि यहाँ से 4 सालों से मैं सबूत दिखा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस साल भी मैं सबूत दिखाऊंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करिए, टॉप 300 की नोट लीजिए। आप जानते हैं ये नोट लेने के साथ ही पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम में आप शामिल हो जाएंगे। उसके लिए आपको फ़ीस नहीं देनी है, फ्री में है इसके साथ। उसमें क्या हो रहा है कि मैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आपको टारगेट्स दे रहा हूँ और उसके बाद से मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी अगला टारगेट संडे को आने वाला है, और पिछला टारगेट जो दिया था उस पर काफ़ी एक मैंने गैप ले लिया था, मेंस की नोट बना रहा था, तो अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, उसमें आप शामिल हो जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। समय से मैं सब कुछ रिवाइज़ करा दूँगा आपका, ठीक है। तो इस पर मैसेज करिए, नोट ले लीजिए, ग्रुप में शामिल हो जाइए, अच्छे से पढ़िए, बाकी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये बहुत अभिन्न हिस्सा है आपकी तैयारी का, उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक बार देख लीजिए कहीं सब्सक्राइब करना भूल तो नहीं गए, कर लीजिए उसको, ठीक है। तो आज बस इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।